हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई बीआर्क 2026 के बारे में, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा आता है जो कि इनकरेक्ट होता है बिकॉज वो अपडेट नहीं हुआ होता है, राइट। गूगल पे जो वेबसाइट्स हैं उस पर जेईई बीआर्क के बारे में बहुत सालों से लोग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो और उसमें पुराना है वो वेबसाइट, तो पहले का सब कुछ आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि कहीं कुछ दिखा रहा होता है, कहीं कुछ दिखा रहा होता है। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेटेस्ट चीज़ों पे फॉलो करो। देखो, हर साल क्या होता है ना, जैसे कि जेईई बीआर्क का एग्जाम जब होगा 2026 में, राइट, तो 2026 में एग्जाम होता है ऑलमोस्ट जैन में होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है वो आपका होता है अप्रैल में। तो जो ब्रोशर होता है जेईई बीआर्क का ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज होता है ना, वो होता है अराउंड नवंबर में, ठीक है। तो एग्जाम से जस्ट पहले ही जेईई बीआर्क वाले ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज करते हैं जिसमें कि एग्जाम के बारे में सब कुछ लिखा होता है, सिलेबस, उसका पैटर्न, सब कुछ, राइट। लेकिन आप नवंबर तक का तो वेट करोगे नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन तो आपको अभी से स्टार्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन तो आपको अभी से ही पता होना चाहिए। दैट इज वाई यू वॉच दिस वीडियो बिकॉज 25 के अकॉर्डिंग जो भी लेटेस्ट चीजें हैं वो आज की वीडियो में हमने कवर करी है और सब कुछ कवर करा है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द जेईई बीआर्क एग्जामिनेशन वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, सो यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर वीडियो। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आज की वीडियो में ऑलमोस्ट कवर्ड रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेटेस्ट चीज़ आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम अपने चैनल पे सबसे पहले डालते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आपको जेईई बीआर्क एग्जामिनेशन देना है तो आप एलिजिबल भी हो या नहीं, उसके बारे में देख लें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था ना कि पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास इंपॉर्टेंट थे और होने चाहिए थे, बट अभी क्या हुआ है, चीजें चेंज हो गई है। ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर दी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री आपके पास हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके पास फिजिक्स मैथ्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप आर्किटेक्चर कर सकते हो। एंड सब लोग 12th क्लास नहीं करते हैं, कुछ लोग 10th के बाद ना डिप्लोमा भी करते हैं, राइट। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सा भी डिप्लोमा किया हुआ है, अगर उसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द जेईई बीआर्क एग्जामिनेशन, राइट, एंड डूइंग आर्किटेक्चर। अब बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स के बारे में, कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। देखो, आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स तो है, चलो मान लिया, लेकिन अगर आपकी 40 ही परसेंटेज है बोर्ड्स में तो फिर आप आर्किटेक्चर नहीं कर पाओगे। तो आर्किटेक्चर करने का ना एक मार्क्स भी है जो कि मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो कम से कम आपके 45% ओवरऑल मार्क्स तो होने ही चाहिए इफ यू वांट टू डू आर्किटेक्चर। तो फिजिक्स, मैथ्स सपोज आपके पास है, इसके अलावा आपके पास सपोज बायो है, और इसके अलावा आपके पास इंग्लिश है और फाइन आर्ट्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जो आपका एग्रीगेट मार्क्स है वो 45% तो मिनिमम होना चाहिए इफ यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी है कि भाई अगर तुम्हें एकदम आर्किटेक्चर करना है, अगर ये एलिजिबिलिटी तुम्हारी नहीं है तो तुम आर्किटेक्चर कर ही नहीं सकते। पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज से नहीं कर सकते, कितने भी पैसे दे दो, आप एलिजिबल ही नहीं हो आर्किटेक्चर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर तुमको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, स्पेशली जोसा काउंसलिंग के थ्रू। जिन लोगों को नहीं पता कि जोसा काउंसलिंग क्या होता है, मैं थोड़ा बता दूं। जेईई बीआर्क एग्जाम खत्म होने के बाद एक काउंसलिंग होती है जिसका नाम होता है जोसा काउंसलिंग, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग में ना आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होता है, ऑलराइट। तो सपोज आपकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 5, तो आपको जो मर्जी कॉलेज चाहिए डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा जोसा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी रैंक है सपोज 7000 समथिंग, तो आपको कोई सा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग एक वो रहता है, अगर आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज, राइट, या फिर एसपीएस, जो कि यही है कॉलेजेस जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप के हैं। इसके अलावा भी थोड़े मोड़े और भी कॉलेजेस हैं पर वो इतने अच्छे भी नहीं है, ठीक है। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं वो एनआईटीज और एसपीएस ही हैं, और इनमें एडमिशन लेने के लिए एज यू कैन सी एटलीस्ट 75% इन क्लास 12th एग्जाम्स फॉर एनआईटीज एंड सीएफटीआई जो होता है ना वो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। तो बेसिकली एसपीएस सीएफटीआई के अंदर आता है, मतलब सेंट्रली फंडेड में समझ लो ना, क्योंकि किसी स्टेट के अंदर नहीं आता। जैसे एनआईटीज है तो एनआईटीज पर
पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आती है, जैसे कि NIT त्रिची है या फिर NIT कैलिकट है, तो वो स्टेट के अंदर आते हैं। उस स्टेट के जो बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा एडवांटेज भी रहता है एडमिशन लेने के लिए, राइट। बट SPAs में स्टेट का कोई रोल नहीं होता, आप कहीं से भी पूरे इंडिया में, डजेंट मैटर। सपोज SPA दिल्ली है तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के बच्चों को एडवांटेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली नहीं आता है, ठीक है। तो इन टॉप मतलब जो भी JBA एग्जाम दे रहा है ना, JBR एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपका टारगेट NITs या SPAs ही होता है, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है या जो नॉर्मल कॉलेजेस है, उनमें तो आप नाटा से भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें JBA टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, राइट। तो उसके लिए तो मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके 75% तो होनी चाहिए। अब तुम 76 लाओ या 95 लाओ या 99 लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपके बस 75 से ऊपर होने चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे मैंने देखा है पहले भी, उनकी रैंक हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं, उनकी रैंक आई थी 257 समथिंग, ठीक है। इतनी अच्छी रैंक आके भी 73% रह गया और एडमिशन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अच्छी रैंक लाना भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर JBR टारगेट कर रहे हो तो बस 75 से ऊपर ले आओ, ये माइंड में रखो। अगर नाटा टारगेट कर रहे हो ना, तो नाटा में नाटा भी इंपॉर्टेंट है प्लस बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ जोसा काउंसलिंग ही ऐसा काउंसलिंग है जिसमें कि आपका परसेंटेज का बस 75 से ऊपर कुछ मैटर ही नहीं कर रहा, 76 हो, 95 हो, 99 हो, बाकी आप कहीं से भी एडमिशन लो, स्टेट काउंसलिंग से लो, प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट जाके एडमिशन लो, हर जगह आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी ऐड करेंगे लिटरली, ठीक है। तो नाटा के मार्क्स प्लस बोर्ड्स के मार्क्स, फिर जिसका जितना अच्छा मेरिट रहेगा, मतलब जिसका नाटा में भी बहुत अच्छा है, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा है, उसको उतना एडवांटेज रहता है। बट यहाँ पे ना, अगर सपोज आपको लग रहा है आपके बोर्ड्स में इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, 90 प्लस आपके सपोज स्कूल में कभी नहीं आए हैं, तो आप फिर JBR टारगेट करो, ठीक है। एंट्रेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि आपके बोर्ड में बहुत गंदे मार्क्स आते हो, लेकिन एंट्रेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज बहुत अलग चीज़ है जो कि आपको पढ़नी है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द मिनिमम मार्क्स। तो समझ गए ना, JBR टारगेट कर रहे हो तो भाई 35 से ऊपर ले आना, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, देखो एज लिमिट जो है ना, एज लिमिट कुछ भी नहीं है। मतलब आप सपोज 30 साल के हो तो भी आप दे सकते हो JBR का एग्जाम, लेकिन एक चीज़ है कि फिर आपने जो 12th क्लास है, या तो आप इसी साल 2026 में ही 12th क्लास क्लियर करने वाले हो, आप 30 साल के हो, ठीक है। मे बी आपने लेट ज्वाइन करा स्कूल, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट स्टिल अ सिनेरियो, राइट। तो अगर आप इसी साल 12th क्लास दे रहे हो एग्जाम तो आप एलिजिबल हो। आपने 2025 में दिया है तो भी आप एलिजिबल हो, 24 में दिया है तो भी आप एलिजिबल हो। इससे पहले अगर आपने दिया है 12th क्लास का एग्जाम तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे 12th क्लास से मैटर कर रहा है ना। तो वैसे एज लिमिट कुछ भी नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे है। तो देखो गाइस, एग्जाम पैटर्न के लिए ना आप पहले तो ये समझो कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, ठीक है। मैथ्स में आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे और 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 20 MCQ क्वेश्चन, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है क्योंकि ये लास्ट ईयर का जो पैटर्न था ना, अभी जो 25 में जो पैटर्न आया उससे पहले ऐसे आता था कि 10 आपको देते थे, इसमें से आपको कोई भी 5 करना होता था। करने आपको 5 ही है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस ही आपको टोटल करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपको 10 ऑप्शन देते थे कि 10 में से कोई 5 कर लो। लास्ट ईयर ये ऑप्शन भी रिमूव हो गया था कि आपको फिक्स 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। तो टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 5 लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका कोई एक आंसर होगा करेक्ट जो कि आपको टाइप करना है और वहाँ पे डाले। सपोज 5 है करेक्ट आंसर, तो 5 आपको बेसिकली टाइप करके उसमें लिखना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए मैथ्स के। अब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो ऑब्वियसली 100 है, बिकॉज
25 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का मैथ्स पार्ट है। बट आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि -1 रहेगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग करते जाओगे तो आपका -1 मार्क जो है वो होता रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है वो एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा, जिसमें कि आपके 50 सिंपल MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, और अगेन इसका भी वही है 50 × 4 दैट इज 200 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, बात करते हैं ड्राइंग की। अगर ड्राइंग में आपको 2 स्केचेस बनाने हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कई बार इसमें ऑप्शन भी रहता है। सपोज कई बार कैसा होता है ना कि क्वेश्चन 1 जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन 2 है उसमें ना 2 ऑप्शन दे देते हैं कि या तो ये वाला कर लो तो ये वाला कर लो, पर करने आपको 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे दैट इज अप टू देम, लाइक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, बट 50 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन का 50 मार्क रहता है, और 2 क्वेश्चन आप करें तो 100 मार्क्स का ड्राइंग का पार्ट हो गया, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आपके 77 क्वेश्चन हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, 77 क्वेश्चन आपके 400 मार्क्स का पेपर पूरा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपकी मैथ्स और एप्टीट्यूड में माइनस मार्किंग है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो बात करते हैं अब हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। तो अगर हम जेईई मेन के सिलेबस के बारे में बात करें, तो अगर हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करें सबसे पहले, तो बहुत ऐसा सिलेबस है जो कि मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। 11th एंड 12th ग्रेड के टॉपिक्स जो है वो आपका सिलेबस है मोस्टली। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आई थिंक रिमूव हो जाते हैं, कुछ है, बट सब लोगों को पता ही है कि क्या सिलेबस है, राइट। तो इसमें आपका ये सारे टॉपिक्स है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो मैं देख लो खुद ही, तो मैं स्क्रीनशॉट लेना, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे पता है तुम सब लोगों को ये टॉपिक्स ऑलरेडी पता है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैथ्स का प्रिपरेशन है, थोड़ा सा मैं ज़रा बता देती हूँ, उसमें आपको ये सब कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ड्राइंग और एप्टीट्यूड आपको 100% सब कुछ करना होता है। वॉट एवर इज द सिलेबस यू हैव टू डू एवरीथिंग। लेकिन मैथ्स में आपको सबसे पहले जो इजी वाले चैप्टर्स है, इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है, जो कि पढ़ने में भी इजी है और एग्जाम में डेफिनेटली उससे स्कोर आप कर लोगे, वो टॉपिक्स आपको पहले करने होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आपको जो मैक्सिमम बता रही हूँ, सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही टारगेट रखना होता है। तो आपको पता है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 25 नहीं करके आने आपको सारे, मैक्सिमम 15 करके आने। अगर 10 भी करते हो, कई बच्चे 8-9 क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी उनका एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, तो सब कुछ करने के पीछे मत भागो, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आते ही इतने टफ हैं कि वो आप कितना भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे। 25 क्वेश्चन पूरे आप सही नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो वो चीज़ है कि फालतू में गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन मत करना। ठीक है, सही से प्रिपरेशन करो, स्ट्रैटेजिकली करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, और एप्टीट्यूड और ड्राइंग में भी इक्वली ध्यान दो। सिर्फ मैथ्स तो तुम्हारा एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला, राइट। एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको सब कुछ समझना है। नाउ लेट्स कम टू द एप्टीट्यूड सिलेबस। तो यहाँ पे ना आप 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मान लो एप्टीट्यूड सिलेबस के। सबसे पहला है आर्किटेक्चरल थ्योरी, जो कि आपको अच्छे से करनी है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत वास्ट है। वैसे हम लोगों ने लिखा तो ऐसे हुआ है कि हाँ 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं, बट एक्चुअली में बहुत वास्ट है सिलेबस। ठीक है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपर समझ के याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लर्न करना है, क्योंकि लर्न सिर्फ आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाओगे तो उसको लर्न भी नहीं कर पाओगे। तो कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, यू हैव टू understand these topics and then learn it. Okay, famous architects and their iconic buildings आपको पढ़ना है। डिज़ाइन थ्योरी, कलर थ्योरी, सन पाथ एंड ओरिएंटेशन, ये मेजर टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब टॉपिक्स और भी बहुत सारे हैं, बट मेजरली आर्किटेक्चरल थ्योरी नंबर 1। सेकेंड 2D 3D विजुअलाइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, ओपनिंग अप 3D फिगर। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल तो आपको पूछ लेंगे कि ये टॉप से कैसा दिखता है। टॉप से अगर आप सोचो तो ये क्या दिखेगा आपको, एक स्क्वायर दिखेगा। तो बहुत सिंपल हो गया, राइट। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा। बट इसमें आपका बेसिकली विजुअलाइजेशन टेस्ट करते हैं कि हाउ मच यू कैन थिंक किसी चीज़ के एंगल्स के बारे में। जैसे कि ओपनिंग अप 3D फिगर्स अगर है, तो अगर आपने इस क्यूबॉइड को ऐसे खोल दिया, राइट, जैसे कार्डबोर्ड का कोई बॉक्स होता है उसको हम खोल देते हैं, तो कैसा दिखने वाला है वो खोलने के बाद। वो विजुअलाइजेशन पावर आपको जो है अपने माइंड की डेवलप करनी पड़ती है वाया प्रैक्टिस एंड करेक्ट टेक्निक्स। ओके,
देन कमिंग टू रीजनिंग स्किल्स, तो रीजनिंग स्किल्स जो है वो बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं या फिर और भी बहुत एग्जाम्स होते हैं ना नॉर्मली, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस तो रहते हैं। तो वो आपको सिंपल, आपको पता ही होगा कि इसमें ना टिप्स लाइक इसमें ट्रिक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ट्रिक्स होते हैं कि अगर आपको ये ट्रिक्स आती है, ये फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप इजीली कम टाइम में ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपको बस समझना है क्लासेस में और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जीके के जो क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जैसे करंट अफेयर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स के बारे में, बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट, ये सब भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कि सिलेबस का पार्ट है। नाउ दिस इज लाइक द मेन सिलेबस, है ना, ऐसा डिटेल्ड सिलेबस नहीं है ये। डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन सिलेबस, बिकॉज हमारा अपना कस्टमाइज सिलेबस है जो कि हमने बहुत सालों तक पेपर पैटर्न को एनालाइज करके बहुत सालों तक प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करवाया है। तो हमने अपना खुद का एक सिलेबस बनाया है, उसमें सारे टॉपिक्स हमने डाले हुए हैं अपने जो भी हमारे हैं, इवन हमारे बुक्स में भी वही टॉपिक्स कवर हुए हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, प्रॉपर सिलेबस की वीडियो देखनी है, बिकॉज इसमें प्रॉपर टॉपिक्स नहीं, आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो इसमें भी तो बहुत टॉपिक्स है ना, जैसे कि फाउंडेशन हो गया या फिर स्टेयरकेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये डिटेल टॉपिक तो हमने आपको बताया नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में सिलेबस जानना है तो उसके लिए डिफरेंट वीडियो लगेगी, एक वीडियो में पूरा डिटेल सिलेबस तो कवर नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। तो अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो देखना। और जो आप ब्रोशर देखोगे ना, ब्रोशर में इतना सिलेबस भी नहीं दिया हुआ है, इसको भी ना सिर्फ उन्होंने आर्किटेक्चरल थ्योरी, 2D 3D, रीजनिंग, जीके, बस ये लिख के देते हैं वो, ये ठीक है, वो तो ये भी नहीं लिख के देते। तो ब्रोशर में तो है ही नहीं डिटेल्ड सिलेबस। तो सिलेबस हमारा अपना है, एसएससी का खुद का सिलेबस है, कोई भी और चैनल पे आपको डिटेल्ड सिलेबस नहीं मिलने वाला है। और ये सिलेबस हम लास्ट बहुत सालों से फॉलो करवा रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से हमारा 1/3 का सक्सेस रेट रहा है, ठीक है। जितने भी बच्चे से ज्वाइन करते हैं, जितने भी, उसमें से हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। टॉपर यानी कि उसकी 98 परसेंटाइल से ऊपर है, मतलब आप समझ रहे हो, अराउंड 1400-1500 रैंक से अंडर रैंक आई है एसएससी में। ऑलमोस्ट जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं हर 3 में से एक बच्चा, 1/3 लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली हमने यही सक्सेस रेट मेंटेन किया हुआ है। तो क्या हम वो सिलेबस फॉलो करते हैं? अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो क्योंकि भाई थोड़ा लंबा है, वो भी ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैं तुम्हें बता दूंगी, है ना, उसमें भी एक्सप्लेनेशन होगा और सारी चीज़ों को मुझे बताना पड़ेगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ लेंदी थिंग टू डू, उसके लिए अलग वीडियो ही लगेगी। चलो ड्राइंग सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइंग सिलेबस भी अभी मैं बहुत डिटेल में तो नहीं मेंशन करी, बट थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहला है ह्यूमन फिगर एंड पोर्ट्रेट। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें आपको इमेजिनेशन से भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, कि सपोज ड्रॉ सेल्फ पोर्ट्रेट फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको खुद की शक्ल बनानी है अपने माइंड से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सपोज आपको ये इमेज दे दी गई कि सेम ये देख के आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है या माइंड से आ सकता है। तो मेनली आपको रेंडरिंग सीखनी है कि यार रेंडर कैसे करना है, ठीक है। अगर पेंसिल स्केचेस बना रहे हो तो कहाँ आपके शैडोज आएंगे, कहाँ आपकी लाइंस लाइट डार्क, बिकॉज हर लाइन को डार्क नहीं करना होता, समझ रहे हो। जैसे अगर तुम इसमें भी देखो तो कोई चीज़ें जैसे डार्क होती हैं, कोई चीज़ें लाइट होती हैं, शेडिंग कैसे करनी है, शेडिंग भी करने के अलग अलग तरीके हैं। बिकॉज शेडिंग अगर आप रियलिस्टिक वाली करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में टाइम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट है एक क्वेश्चन करने के लिए, है ना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, 3 घंटे हैं। ड्राइंग के लिए अगर आप 1 घंटा लेके चल रहे हो तो एक क्वेश्चन के लिए 30-40 मिनट से ज़्यादा तो नहीं है, राइट। तो 30-40 मिनट में आप कैसी रेंडरिंग कर सकते हो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना है। वही चीज़ें हम आपको क्लास में सिखाएंगे कि आपको कैसे देख के एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, माइंड से कैसे ड्रॉ करना है, बिकॉज बहुत ईजी है। अगर आप ये स्केचेस दोगे आपको लगेगा कि ये तो हम भी बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन इन स्केचेस को जब आप पूरा माइंड से बनाओगे ना,
तब आपसे चीज़ें नहीं बनेंगी, राइट। तो माइंड से कैसे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ह्यूमन फिगर कैसे बनाते हैं, प्रपोर्शन कैसे सही लेते हैं, ठीक है, हैंड कितना बड़ा होना चाहिए, बॉडी का क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी, राइट। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग की हेल्प से आप लोग ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से कुछ बनाना है तो भी आपको पर्सपेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। अगर ऑब्वियसली सीन मेकिंग आपको करना है, जैसे अगर स्ट्रीट डेमो क्वेश्चन कितनी बारी आया हुआ है, या फिर इस तरह के बालकनी के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर स्ट्रीट व्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भी आपको पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। मतलब मेनली ड्राइंग में आपका एम ये होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू डू द स्केच वाया योर माइंड एंड योर इमेजिनेशन। अगर आपको सिर्फ स्केचिंग देख के करने आती है और खुद से ड्रॉ नहीं आती करने, मतलब वो किसी को भी नहीं आती होती, बिकॉज वो सीखना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता है कि हाँ माइंड से एकदम रियल स्केच बनाने लग जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो टाइम आपको देना ही पड़ता है, सीखना आपको पड़ता ही है। जो टेक्निक्स हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं। SSCC में जो टेक्निक्स हैं वो मैंने खुद से डिस्कवर करी हुई है, किसी से सीखी नहीं है। इतने सालों की टीचिंग के बाद ये जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कवर्ड है बाय मी, एंड जो टीचर्स हैं उनको भी सबको सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिली हुई है कि पहले कोई भी टीचर हायर हम करते हैं तो उनको 3 to 4 months की ट्रेनिंग मिलती है, एंड ओनली आफ्टर दैट दे स्टार्ट टेकिंग द क्लासेस, ताकि जो भी हमारी टेक्निक्स हैं जो कि यूनिक हैं, जो कि रिजल्ट्स लाती हैं कि हाँ यही टेक्निक से बच्चे ड्राइंग सीखते हैं और फिर वो यूज़ करते हैं एग्जाम में एंड दे स्कोर अमेजिंग परसेंटाइल्स। तो पूरे SSCC में हम एकदम सेम टेक्निक्स का ही यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी सारी ड्राइंग की कॉन्सेप्ट वीडियोज़ डाली है, बहुत सारी हमने ड्राइंग की भी वीडियोज़ डाली है, सोल्यूशन वीडियोज़ डाली है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो आपने किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे इतने अच्छे सोल्यूशंस और इतनी यूनिक टेक्निक्स नहीं देखी होंगी, बिकॉज वो कोई और मतलब पढ़ाता ही नहीं, सिखाता नहीं, बिकॉज किसी ने सिखाई नहीं है, ठीक है। ये सेल्फ डिस्कवर्ड टेक्निक्स हैं, तो इसी वजह से मे बी कि हमारे रिजल्ट्स थोड़े यूनिक रहते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। बहुत सारी वीडियोस भी हैं हमारे चैनल्स पे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। 2D कॉम्पोजिशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें कि लोगो डिज़ाइन या शेप्स वगैरह। तो दिस इज़ नॉट रियली लाइक अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ ड्राइंग। ये आपकी डिज़ाइन सेंस और ड्राइंग थ्योरी को टेस्ट करने के लिए होता है। तो इसमें आपको इस तरीके से ना कॉम्पोजिशंस बनाने होते हैं। अब वो चाहे कभी कभी लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कुछ 2D कॉम्पोजिशंस बनाने आ जाते हैं कि आपके पास सिंपल रेक्टेंगल है या कुछ है, एंड देन यू हैव टू मेक अ कॉम्पोजिशन। तो इसका पर्पस ये होता है कि एक बच्चे का डिज़ाइन सेंस क्या है, वो कौन से कलर्स को चूज़ कर रहा है, वो पूरे शीट को कैसे बैलेंस कर रहा है, उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। सो दिस इज़ नॉट रियली टू टेस्ट योर ड्राइंग स्किल्स बट मोर योर डिज़ाइनिंग स्किल्स। तो उसके लिए आपको पूरी डिज़ाइन थ्योरी, कलर थ्योरी, कि यार अगर रेड या ग्रीन है या फिर हर में अलग अलग कलर स्कीम का यूज़ होता है। जैसे रेड लहंगा होता है, आपने देखा होगा, तो कई बार वो ग्रीन ज्वेलरी के साथ पेयर होता है। क्यों होता है? बिकॉज रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, दे आर ऑपोजिट ऑन द कलर व्हील, दैट्स व्हाई दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। तो इसी तरीके से हर कलर एक साथ क्यों अच्छा लगता है, उसका रीजन होता है। और वो चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे दैट व्हाट काइंड ऑफ अ स्केच यू वांट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ डिजाइन यू वांट दैट विल लुक गुड, ओके, एंड व्हाई इट लुक्स गुड दैट विल ऑल्सो बी क्लियर टू यू बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, ठीक है ना। तो डिजाइन थ्योरी ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ एग्जाम डेट एंड अटेम्प्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एप्लीकेशन विंडो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में खुलता है और इसी टाइम में आपका ब्रोशर भी रिलीज होता है, ठीक है। दिसंबर में तो नहीं, ब्रोशर यूजुअली थोड़ा पहले रिलीज हो जाता है, तो नवंबर के अराउंड, अक्टूबर में भी हो सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है। तो ब्रोशर में क्या होता है ना, ब्रोशर होगा 2026 का रिलीज होगा, इसमें 2026 के बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी जो मैं आपको भी बता रही हूँ ना, यही सब लिखा होगा। बट अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी तो उसमें लिखा होता है ना, तो ब्रोशर पढ़ना भी ज़रूरी होता है उस टाइम पे। बट यूजुअली कुछ चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत होगा भी तो भी वी विल अपडेट यू, ऐसा कुछ वैसे जेई में होता नहीं है, ठीक है। सेशन 1 जो एग्जाम है, मतलब जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी लास्ट वीक में होता है, और जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में होता है। तो ये 2 अटेम्प्ट्स आपके होते हैं, दोनों में जिसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वही आपका फाइनल होता है। सपोज अगर आपके इसमें 96 परसेंटाइल है और इसमें आपके 99 परसेंटाइल है, तो फाइनल आपकी 99 परसेंटाइल ही मानी जाएगी और इसी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपकी
रैंक रिलीज होती है आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आपकी रैंक रिलीज नहीं होगी, तो आपको अपनी रैंक नहीं पता होगी। जिन लोगों को नहीं पता कि परसेंटाइल क्या होता है वो बता दूं, क्योंकि परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल मतलब ये होता है कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन यू आर अहेड ऑफ देम, राइट। तो 1% जो बच्चे हैं, है ना, वो आपसे आगे है और आप 99% बच्चों से आगे हो, तो ये परसेंटाइल का मतलब होता है। तो ये डिफरेंट है, इट्स काइंड ऑफ अ रैंक ओनली, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इसमें मार्क्स रिलीज नहीं होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके मार्क्स क्या आए हैं, आपको सिर्फ आपकी काइंड ऑफ परसेंटाइल पता चलेगी कि आप कितने लोगों से आगे हो। तो दैट इज व्हाट मैटर्स इन दिस काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने बता ही दिया कि 2 एग्जाम होगा, ठीक है, और बेस्ट ऑफ द स्कोर्स विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज रिजल्ट्स एंड कट ऑफ्स। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि रिजल्ट कब आता है, कैसे रहता है। तो रिजल्ट ऑफ फॉर द जनवरी अटेम्प्ट इज रिलीज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ फेब। यूजुअली क्या होता है कि फेब में रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे समझते हैं कि अच्छा मैथ्स में हमारे कम आ रहे हैं, अच्छा ड्राइंग में हमारे कम आ रहे हैं, अच्छा यहाँ हमारे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करी जाती है फॉर सेकेंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप ज़रूर दो, अपना बेस्ट ट्राई करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका ऑलरेडी सपोज आ गया 99.9%, सी हाउ हैप्पी यू विल बी, बिकॉज आपको पता है कि अब मुझे बस बोर्ड्स में 75 से ऊपर लाने हैं एंड माई गुड कॉलेज इज़ लाइक सिक्योर्ड। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली अगर आप जैन में ही क्रैक कर लो, राइट। तो टारगेट तो ये रहता है कि जैन में ही क्रैक करो, बट अगर नहीं भी हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बच्चों का सेकेंड अटेम्प्ट में तो क्रैक हो ही जाता है, जो कि आपका यूजुअली जो अप्रैल का है वो लास्ट वीक ऑफ मई में आता है रिजल्ट, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ स्कोर। तो देखो कट ऑफ स्कोर क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। कट ऑफ स्कोर हम बेसिकली सिर्फ बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग के लिए, है ना। तो जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, आपको पता है कि जे एग्जाम वाले ही ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं, और इसमें अगर आपकी जो रैंक है सपोज 5 है तो आप जो भी कॉलेज चुनोगे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी रैंक है 7000 समथिंग तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, बेसिकली ऐसे रहता है। तो आप अगर चेक करना चाहते हो कि मेरी रैंक जो है ना अगर 256 है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, एसपी दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप चेक करना चाहते हो तो एक वेबसाइट होती है जिसमें ना अगर आप सर्च करोगे जोसा कट ऑफ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी। उस वेबसाइट पे जब आप खोलोगे ना तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऐसे करके उसमें पूरा लिस्ट रहता है, सारे कॉलेज का रहेगा, ठीक है। तो उसमें जैसे एसपीए दिल्ली का लिखा रहेगा कि एसपीए दिल्ली की जो ओपनिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो थी मान लो 5 और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 257। ये 2024 का था सपोज, या 2025 का था, जिसका भी। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा लास्ट ईयर जिसकी रैंक 5 से 257 थी उसको एसपी दिल्ली में एडमिशन मिला है, तो मेरी कितनी है 256 है, तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिल सकता है, ठीक है। ऐसा तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, आप 100% तो नहीं कह सकते कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ अगर आपकी रैंक 100 है तो आप 100% कह सकते हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 257 थी तो इस ईयर 100 तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा रहता है कि आप चेकआउट कर सकते हो, जोसा कट ऑफ सर्च करोगे तो आपको पूरे सारे कॉलेजेस जोसा काउंसलिंग के अंदर जो भी हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी ये भी एक बड़ी चीज़ है, बड़ा टॉपिक है कि यार कैसे आपको एग्ज़ाम बेसिकली कि कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और कैसे अप्लाई करना है जोसा के लिए एंड ऑल दैट, बहुत बड़ा डिस्कशन होता है बेसिकली इस पर। तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो की रिक्वायरमेंट है, बट बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक द एग्जाम। ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द जेईई एग्जाम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो फर्स्टली हाउ, अगर हम बात करें हाउ, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा why you need to prepare for the JEE. Is it for you? Is it for your parents? Is it for like 100 people are preparing so you also need to prepare? Why do you feel the need to prepare for this exam is the most important thing. So basically guys the thing is कि अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है ना, आर्किटेक्ट, तो 2 चीज़ें, या तो आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से आर्किटेक्चर करो, या तो आप किसी भी गुड या
बेस्ट कॉलेज से करो इंडिया का, ठीक है। बेस्ट कॉलेजेस में क्या क्या आ जाएंगे, बेस्ट कॉलेजेस में आ जाएंगे कॉलेजेस लाइक सेप्ट, एनएसपीए दिल्ली, ठीक है ना, जो कि इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब आपको जाना ही क्यों है, आप नॉर्मल कॉलेज से भी कर लो, इससे आपको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड गिव द जेबीए एग्जामिनेशन, जस्ट गो एंड गिव द नाटा एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन, ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे क्रैक हो ही जाएगा और तुम किसी भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जस्ट लाइक जस्ट इंजीनियरिंग, राइट, इंजीनियरिंग तो कोई भी कर सकता है नॉर्मल कॉलेज से, लेकिन आईआईटी से करना है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सेम थिंग इज ओवर हियर ऑल्सो, राइट। द रीजन इज दैट वाई आईआईटी में लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ गुड प्लेसमेंट्स, ठीक है। बट आर्किटेक्चर में अगर आप बात करो प्लेसमेंट की, तो आईआईटी जितना पैकेज तो नहीं रहता है। तो फिर क्या रीज़न है कि आपको इन कॉलेजेस में जाना चाहिए? देखो बहुत सारे रीज़न है। बेसिकली आर्किटेक्चर ना एक प्रैक्टिकल कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपने बुक से पढ़ लिया और आप आर्किटेक्चर सीख जाओगे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फील्ड। तो सपोज आपको कोई भी चीज़ करनी है, जैसे साइकिलिंग करना है, तो क्या आप साइकिल चलाना बुक से पढ़ के सीख सकते हो? नहीं, राइट। यू नीड समवन हु नोज हाउ टू डू साइकिलिंग एंड हु विल टीच यू दैट दिस इज हाउ यू शुड डू साइकिलिंग एंड देन यू विल लर्न इट, राइट। अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो, सेम फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स, यू नीड समवन, यू नीड अ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर टू गाइड यू थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड शो यू एवरीथिंग कि यार ये बिल्डिंग है, ऐसे दीवार बनती है, ऐसी चीज़ें। बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है ये। तो जब तक आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जिन्हें खुद आर्किटेक्चर आता है, तो फिर आप आर्किटेक्चर नहीं सीख पाओगे। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू हैव गुड फैकल्टी मेंबर्स, गुड एनवायरमेंट। क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत सारा डिफिकल्ट कोर्स भी है कि हाँ, आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में 3 घंटे निकाल लिया और हो गया। आपको भाई कॉलेज जाना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। अगर आप मेडिकल की भी प्रोफेशन की भी बात करो, लोग यार खुद अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप चाह रहे हो कि वो डॉक्टर अच्छे से पढ़ाई किया हुआ हो, उसको चीज़ें आती हो, तभी आप उसको पैसे दोगे और उसके पास जाओगे। तो ऐसे ही अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हो, तो आपके जो भी लाइफ की सेविंग्स है वो आप अपने घर में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आपको चॉइस मिले तो क्या आप किसी ऐसे आर्किटेक्ट के पास जाओगे जो कि अभी अभी पास आउट हुआ है या फ्रेशर ही है, या फिर किसी ऐसे आर्किटेक्ट के पास जाओगे जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के पास जाओगे तभी आप उसको इतने सारे पैसे देने के लिए रेडी हो गए, राइट। तो इसीलिए इसमें पैसे कमाना जो है वो थोड़ा सा लेट होता है, बट डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी, कितनी पढ़ाई करके कितना अच्छा काम कर रहे हो और कैसे आप क्लाइंट्स ला रहे हो। इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में हम 100% तो नहीं कर सकते ना कि इसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो इसी तरीके से ऐसा होता है कि आर्किटेक्चर में भी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो चांसेस आपके तभी बढ़ेंगे जब आप इतने केपेबल हो कि भाई तुमको लोग पैसे देने के लिए आराम से रेडी हो जाए, राइट। तो वो तो हर बिजनेस में है कि आपको केपेबल तो होना ही पड़ेगा, देन ओनली पीपल विल पे यू, राइट। तो दिस इज द वाई रीजन अकॉर्डिंग टू मी कि अच्छे कॉलेजेस में आपको 100% गारंटी होती है कि यू विल गेट गुड फैकल्टी मेंबर्स, यू विल गेट गुड इन्वायरमेंट जिसमें सब लोग ही एक कॉम्पिटिटिव नेचर रखते हैं, सबको अच्छे मार्क्स लाने, सबको अपने स्किल्स को बढ़ाना है, सबको आगे चल के पैसे कमाने हैं। तो तुम भी उनकी तरह ही बनने लगते हो। बीइंग इन दैट एनवायरमेंट यू गेट गुड एक्सपोजर, आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जाने का मौका मिल सकता है। सेप्ट के जो सेप्ट यूनिवर्सिटी है उसमें फॉरेन एक्सचेंजेस भी होते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। एंड देन ऑब्वियसली अगर आप इतने स्किल्ड हो जाते हो ना, तो देयर इज नो चांस यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, राइट। बट all of this will start from today. अगर आप आगे पैसे कमाना चाहते हो, it will start from today. I'm not even kidding. You have watched this video till here. सब लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्टेप, बट अब क्या करना है? You have to decide that how you need to prepare. क्योंकि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तुक्का मार के आप टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच सकते हो, गारंटीड, ठीक है। तुक्का मार के आज तक किसी की नहीं आई अच्छी परसेंटाइल, तुम्हारी भी नहीं आएगी। तो स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, या तो तुम सेल्फ प्रिपेयर करो या तो तुम कोचिंग लो, है ना। दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो होता नहीं है। सेल्फ प्रिपेयर करो या फिर कोचिंग लो। सेल्फ प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तब भी तुम्हें मिनिमम बुक्स की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम बुक्स लो और बुक्स से पढ़ो, या फिर तुम कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। अब देखो, अगर तुम सेल्फ प्रिपेयर करते हो, ठीक है, इसमें तुम्हारे चांसेस क्या है? चांसेस क्या होंगे? मान लो कि अगर तुम्हें 1500 से नीचे रैंक चाहिए, है ना। टोटल कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? 75,000 के अराउंड, ठीक है। तुम्हारे जो चांसेस हैं वो अराउंड, मैं बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी बताऊं तो 1/50 का चांस है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम देने, तुम्हें भाई तुम्हारी क्यों आएगी, ठीक है। तुम क्या अलग ऐसा कर रहे हो? सब लोग तो सेल्फ प्रिपेयर थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, ऐसी वीडियो तो देख ही रहे हैं सब लोग, तो तुम्हारी क्या आएगी? तो
देखो ये तुम्हारा चांस है। अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोई और कोचिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर्पसली एसएससी की बात कर रही हूँ, बाकी कोचिंग का मेरे को नहीं पता कि क्या सक्सेस रेट है या क्या रहता है। इनफैक्ट बाकी कोचिंग्स तो अपना सक्सेस रेट बताते ही नहीं है, कोई रिपोर्ट बताते ही नहीं है, सिर्फ 1-2 बच्चों का लगा देते हैं कि भाई इसके 7 रैंक आ गई, इसकी 10 रैंक आ गई। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू टेल द रिपोर्ट, यू नीड टू टेल दैट व्हाट इज अ सक्सेस रेट एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, एटलीस्ट फॉर मी, मुझे यही लगता है, राइट। एसएससी में सक्सेस रेट इज 1/3। दिस इज नॉट लास्ट ईयर, नॉट ओनली लास्ट ईयर, लास्ट 3 ईयर से ये मेंटेन है 1/3 का, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये फिक्स्ड है कि भाई तुम आओगे अगर एसएससी में तो 100% है कि तुम्हारा होने ही वाला है। अब 100% क्यों कह रही हूँ, 1/3 क्यों नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है कि जितने बच्चे एसएससी ज्वाइन करते हैं सारे तो सारी क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अराउंड 1/3 ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 100% सारी क्लासेस में आते हैं, 100% जो मैं बोल रही हूँ वो करते हैं, और 100% ऑलमोस्ट 100% तो कोई नहीं करता वैसे, बट ऑलमोस्ट 100% असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं, सब कुछ होमवर्क वगैरह करते हैं, और हर चीज़ जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करते हैं, एंड दे ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जो बच्चा प्रोसेस को ट्रस्ट करता है, करता रहता है एग्जाम तक, उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 1/50 वाला चांस लेना है या तुम्हें 1/3 या फिर ऑलमोस्ट कह सकते हो 100% वाला चांस लेना है, ठीक है। 1/50 वाला इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज तुम कई जगह पे गलत जा सकते हो। मैंने भी सेल्फ प्रिपेयर ही किया था अपने टाइम पे और सोचा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, बिकॉज एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि कोई मुझे पढ़ने, आई डिडंट गेट गुड टीचर्स एवर, स्कूल में भी कभी नहीं मिले मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई मुझे शायद पढ़ा ही नहीं सकता, सेल्फ प्रिपरेशन करके मैं सिर्फ अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बट जब मुझे अच्छे टीचर्स मिले तभी मुझे समझ आया वैल्यू, कि अच्छे टीचर की वैल्यू कहते हैं। इवन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ना, और जब रिजल्ट्स आने लगे एंड जब स्टूडेंट्स ने बोला कि विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल, राइट, विदाउट यू वुड हैव डन नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तब मुझे लगा कि नहीं यार, टीचर्स अगर अच्छे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आपकी प्रिपरेशन में और आपके रिजल्ट में। क्योंकि हमें पता है कि यार ये टॉपिक्स है जो करने हैं, यार ऐसे प्रिपेयर करना है, ये गलती है जो तुम कर सकते हो, ये चीज़ें जो तुम गलत करने वाले हो उसको हम पहले ही करेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास 1000 ट्रायल एंड एरर्स नहीं है कि यार 2 साल पहले करके देखते हैं फिर नहीं होगा। यू हैव लिमिटेड टाइम, अभी से लेके दिसंबर तक का टाइम है बस। सेल्फ प्रिपेयर करोगे तो क्या टॉपिक्स तुम छोड़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हम इतने साल से चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैं करी क्यों रही हूँ ये चीज़, पता है, मैं तो कब का ऐसी छोड़ चुकी होती, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं करी इसलिए रही हूँ बिकॉज ये हमारा सक्सेस रेट है। मैं करी इसलिए रही हूँ क्योंकि हम 100% बच्चों को हेल्प कर पाते हैं, 100%, तभी आई एम कंटिन्यूइंग दिस। आई हैव हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड कि मुझे ये भी करना है, बट आई लव एसएससी बिकॉज I love that I'm able to make a difference in your lives and that is a big thing and मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब इस चीज़ से, ठीक है। तो प्रिपेयर करने के लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आज से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बुक अ फ्री डेमो, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई तुम आओ और सीधा ज्वाइन ही कर लो, करके तो देखो डेमो क्लास। 2 दिन का होता है बेसिकली, उसमें आपको सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स की डेमो देते हैं, सारे टीचर्स से आप मिलोगे एंड देखो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, क्या चीज़ें जो आपको नहीं पता है, और क्यों हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो आपको क्लास करके ही पता चलेगा, राइट। इवन हो सकता है कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगे बिकॉज हमने कई वीडियोज़ भी डाली हुई हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोज़, पढ़ाई की वीडियोज़ बहुत कुछ डाली हैं, वो भी आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन वीडियो अलग होता है और लाइव क्लास अलग होता है। लाइव क्लास होता है, उसमें लाइव इंटरेक्शन होती है, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो, ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। तो भाई आओ, देखो, पसंद आया, बिकॉज अभी तुम, ठीक है भाई, अगर तुम अभी जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, XYZ अमाउंट तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जब तुम 5 साल बाद कुछ उस कॉलेज से निकल जाओगे विच इज गोइंग टू बी टॉप कॉलेज, इस XYZ का तुमको 100 टाइम्स रिटर्न मिलने वाला है। मतलब ये तो तुमको याद भी नहीं रहेगा एंड यू विल लाइक थैंक गॉड कि तुमने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया, बिकॉज ये कुछ भी नहीं होने वाला है इन कंपैरिजन द रिटर्न दैट यू विल गेट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। मैंने भी कोचिंग किया था, आई डिड नॉट गेट टू लर्न दैट मच, मेरे टीचर्स वहाँ इतने अच्छे नहीं मिले थे, और तभी मैंने सोचा भी था, एंड एक्चुअली मैंने इसीलिए सोचा भी कि मुझे SSC करना है बिकॉज नहीं है अच्छी गाइडेंस में। तुम किसी और कोचिंग में चले जाओ, लोग
सबको को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, किसी को कुछ पता ही नहीं है और किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता ऑनेस्टली तुमसे। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। एंड मुझे इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तब भी मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ वहाँ इन्वेस्ट करना, बिकॉज मैंने वहाँ इन्वेस्ट करा तभी मुझे समझ में आया कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिया में इस चीज़ का एजुकेशन सही नहीं है एंड आई नीड टू डू दैट राइट, एंड दैट इज़ वाई मे बी आई एम हेल्पिंग सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव हेल्प टिल नाउ एंड आई फील सो हैप्पी एंड कंटेंट इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती वहाँ, और तुम भी डेफिनेटली रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो ऐसे ज्वाइन करना। ठीक है, बट फ्री डेमो क्लास करके देखो, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट यार डेफिनेटली 1/3 का सक्सेस रेट है, मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, बट दिस इज लाइक आवर रैंक्स। एंड इन सभी बच्चों के साथ ना, इन सभी के साथ तो नहीं, ज़्यादातर बच्चों के साथ वी हैव डन एन इंटरव्यू वीडियो। उनसे आपने पूरा उनका एक्सपीरियंस भी पूछा है कि कैसा रहा, आपने कैसे पढ़ाई की, क्या चीज़ आपने सही की, क्या चीज़ गलत की। विच इज गोना कम वेरी वेरी सून ऑन आवर चैनल, सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बहुत जल्दी वो सारी इंटरव्यू वीडियोस भी आने वाली हैं। तो आवर बेस्ट रैंक इन 2025 इज AIR 32। So our best rank is AIR 32 आराधना का, and then there are so many students, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बच्चों का है, and then all these students right, इनमें से बहुत सारे के साथ हमने इंटरव्यू करा है, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना, बस आ ही जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन प्रेस रखो, तो यू विल बी एबल टू वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी सून। एंड ये तो सिर्फ 30 बच्चे हैं, मैं बाकी चैनल्स का देखती हूँ तो देखती हूँ कि 2-3 रहता है बाकी कोचिंग्स का, एंड हमारे यहाँ तो अभी भी 99 ही चल रहा है। इवन सोचो फिर 98 भी कितने सारे का है ना। तो अराउंड 100 बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं कि जिनके मतलब आराम से 98 से ऊपर परसेंटाइल आई है। दैट इज़ वाई वी हैव सक्सेस रेट ऑफ 1/3 एंड ऑलमोस्ट 100% का रहता है राइट। तो सब कुछ तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, है ना। और ये 3 साल का, जैसे मैं आपको बताया कि पूरा का पूरा रिपोर्ट है कि तो 2023 में हमने 152 स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया था, 47 के आए थे 98 से ऊपर। 159 को किया था 2024 में, 57 के आए थे 98 से ऊपर। एंड लास्ट ईयर का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा है, विच इज़ 256 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स के 98 से ऊपर आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारों के तो 43 के 99 से भी ऊपर है गाइज। सो आर रिजल्ट इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड एंड इट्स नॉट बाय लक, मतलब बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में। मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स, बहुत सारा चीज़, कंटेंट प्लानिंग, प्रिपरेशन, सिलेबस, बुक्स, तो बहुत सारी चीज़ों में हमने मेहनत करी है ओवर द लास्ट 6 years। और बुक्स भी लास्ट ईयर हमने लॉन्च करी, जिसमें पूरा प्रॉपर सब कुछ है। तो सब कुछ आपको मिलता है बेसिकली, लाइव क्लासेस। और इवन मैं सोचती हूँ कि मुझे तो ऑफलाइन नहीं करना है कोचिंग, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसी चीज़ इन ऑनलाइन कोचिंग राइट, आप इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हो राइट। मोस्टली आर टीचर्स आर आर्किटेक्ट्स ओनली, एंड इसीलिए आपको जो गाइडेंस मिलती है ना, वो बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस मिलती है रियल फील्ड के हिसाब से राइट। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आप जाओगे, आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होता है कि यार आप आ रहे हो जा रहे हो, थकान, टाइम वेस्ट। और इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे 12th ग्रेड में प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि पहले बोर्ड्स कर ले फिर प्रिपेयर करेंगे। इसी चक्कर में उनका पूरा 1 साल ड्रॉप होता है। ठीक है, विच इज़ लाइक विच शुड बी मे बी द एंड सिचुएशन, कि अगर आप बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी वजह से तो आप ड्रॉप लो, अदरवाइज साथ के साथ निकालो यार। सब लोग निकाल रहे हैं, तुम क्यों नहीं निकाल पाओगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ के साथ निकालो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस अगर आप बात करें पोस्ट GBAC, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था कि स्टेट काउंसलिंग रहता है, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑब्वियसली दोसा काउंसलिंग से कर सकते हो। तो ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी यही रहता है। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको नाटा से भी मिल जाएगा और स्टेट काउंसलिंग में भी आपको नाटा से मिल जाएगा। तो मेनली जो बच्चे JBAC प्रिपेयर करते हैं ना, वो ज़्यादातर दोसा काउंसलिंग से ही एडमिशन लेने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द एडमिशन प्रोसेस। और यहाँ पे अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करो तो दीज आर द टॉप कॉलेजेस, जो कि अभी के लिए आप सिर्फ इन 5 को ही टारगेट रखो। ठीक है, SPA दिल्ली, SPA भोपाल, SPA विजयवाड़ा, कैलिकट एंड त्रिची। तो बस इन 5 को रखो अभी के लिए। उसके बाद बेस्ट अपना प्रिपेयर करो फ्री डेमो क्लास के लिए। अभी के अभी मुझे कांटेक्ट करो, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जस्ट कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। एंड डिस्क्रिप्शन में भी हमने वेबसाइट की लिंक डाली हुई है, तो आप उस वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे बुक फ्री डेमो क्लास का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली अपनी डेमो क्लास बुक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द डेमो क्लासेस।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको डायरेक्शन मिला होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी अबाउट जेईई बियाक। तो फटाफट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। डेमो क्लास अभी तक नहीं करा तो बिल्कुल फ्री है, मतलब भाई आओ, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है। रिग्रेट 100% तुम नहीं करने वाले हो, तो एटलीस्ट डेमो क्लास में आओ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, बहुत डाउट्स क्लियर करते हैं, तो सब चीज़ें क्लियर रखो एंड देन डिसाइड आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो थैंक यू गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।